देखिए, जब भी हमारे सामने लाल किताब में प्रश्न उठता है कि हमने उपाय करना है। अब चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो वैदिक किताब हो, चाहे वो काली किताब हो, चाहे पीली किताब हो। ज्योतिष का एक ही फंडामेंटल रूल है कि जो ग्रह आपका कमजोर है, वो ग्रह समस्या पैदा करेगा, वही ग्रह बीमारी पैदा करेगा, वही ग्रह जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियां पैदा करने वाला होता है। तो जब भी इन सब बातों में से कोई चीज भी निकल कर के आती है, तो आपका सारा फोकस इस पॉइंट पर हो जाना चाहिए कि जो कुंडली आप देख रहे हो, उस कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में है। ग्रह लाल किताब के अनुसार कमजोर कब पड़ता है, उस मुद्दे को हम अगर देखेंगे तो रेमेडी करना बहुत आसान है। ग्रह जब कमजोर पड़ता है, जब वो अपने अच्छे भाव में नहीं होता है। ग्रह जब कमजोर पड़ता है, जब वो नीच राशि में होता है। ग्रह जब कमजोर पड़ता है, जब उसे मित्र ग्रहों की मदद प्राप्त नहीं होती। अभी जो मित्र ग्रहों की जो मदद प्राप्ति का जो कंसेप्ट है, ये केवल और केवल लाल किताब में ही है। ये वैदिक ज्योतिष में कंसेप्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा अनोखा कंसेप्ट है कि मित्र ग्रह की मदद प्राप्त ना होना। एक लास्ट है, ग्रह किसी भी कारण से अपने शत्रु ग्रह से टक्कर खा जाए। टकराव के ग्रह, जब ग्रह टक्कर खाता है तो भी वो काफी हद तक कमजोर पड़ जाता है। तो इतना बिंदु आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम कमजोर ग्रह ढूंढ रहे हैं। जब भी सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मुझे संतान नहीं हो रही, या हेल्थ खराब है, या आर्थिक परेशानियां हैं, तो समझ लेना कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो कमजोर पड़ गया है। वो कमजोर पड़ा हुआ ग्रह को ही आपने डायग्नोज करना है। वही ग्रह दिमाग खराब करता है, वही ग्रह संस्कार खराब करता है, वही ग्रह हमारी आदतें खराब करता है, वही ग्रह है जो हमें परेशान जीवन में करता है। तो अब आपको स्टेप से मैंने समझा दिया कि भाई अगर ये स्थिति किसी भी ग्रह के कारण निकल करके आ रही है, तो हमें उस कमजोर ग्रह को ताकत देने का काम करना है। ताकत कैसे दी जाती है? सबसे उत्तम तरीका ताकत देने का होता है रत्न धारण। दूसरा तरीका है उस ग्रह से संबंधित चीजों को अपने भोजन में शामिल करना या अपने शरीर पर धारण करना। तीसरा तरीका होता है उस ग्रह से संबंधित चीजों को अपने पास में रखना, अपने आसपास रखना, अपनी टेबल पर, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में। उस ग्रह से संबंधित चीजों को जितना आप अपने पास रखेंगे, ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब होता है, कमजोर पड़ता है, तो उसे रत्न धारण में पन्ना रत्न धारण करना है। खाने पीने में हरी सब्जियां, आंवले का उपयोग बढ़ा देना है। गले में अगर वो कुछ पहनना चाहता है तो पन्ने से रिलेटेड कोई उपरत्न की माला धारण कर सकता है। पर हमें ध्यान ये रखना है
बुध किसी भी हालात में 12वें घर में ना हो, नहीं तो माला पहनना बहुत खराब साबित होगा। इसी तरह से अगर वो अपने कमरे के पर्दे हरे रंग के करता है, हरे रंग का उपयोग करता है, बुध ग्रह के देवी देवता के मंत्र जाप करता है, तो बुध ग्रह को ताकत मिलना शुरू हो जाती है। पर ऐसे में कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे ज्योतिषी की कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करता है कि वो जातक का भला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कॉमन सेंस जितनी मजबूत होगी उतना ही बेटर रिजल्ट दे पाएगा। यहाँ पे कॉमन सेंस से क्या तात्पर्य है? कॉमन सेंस से मेरा तात्पर्य है ये भी देखना है क्या बुध ग्रह का उसके जीवन में उपयोग कितना है। अगर उसका बुध का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है और बुध ग्रह से उसको कोई ऐसी चीज नहीं निकल करके आ रही जो उसको निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में अगर बुध ग्रह उसके हेल्थ को बिगाड़ता है तो उसे बुध ग्रह की चीजों का दान करने का रास्ता अपनाना चाहिए। यानी अगर ग्रह कमजोर है और हमें बीमारियां दे रहा है, हेल्थ खराब कर रहा है, और बुध से रिलेटेड हमारा कोई काम नहीं है। बुध के काम कौन कौन से होते हैं? बैंकिंग के काम, फाइनेंस के काम, इंश्योरेंस के काम, सेल्स के काम, मार्केटिंग के काम, शेयर मार्केट का काम, मैथमेटिक्स का काम, साइंस से रिलेटेड काम, ये सारे के सारे बुध के काम। और यदि आप दुकानदार हैं, ये बुध का काम है। अब ऐसे में अगर बुध आपको परेशान कर रहा है तो आपको दान नहीं करना है, क्योंकि आपका काम भी दान देने के कारण आपका काम डिस्टर्ब हो सकता है, आपका काम बिल्कुल डूब सकता है। तो आपने उसकी चीजों का दान नहीं करना है, अपितु उस ग्रह के रिलेटेड चीजों को अन्य मार्गों से, अन्य साधनों से ठीक करना है। तो ये तरीके हैं लाल किताब में, और भी मैंने तरीके आप लोगों को बताए थे। उन तरीकों का उपयोग भी करके आप ग्रह को ठीक कर सकते हैं। ग्रह को डायग्नोज करना मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बुध से रिलेटेड काम नहीं है और वो हेल्थ भी खराब कर रहा है और वर्षफल के अंदर भी वो बुध ग्रह खराब कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको तुरंत बुध ग्रह का दान, उसका जल प्रवाह, जो भी व्यवस्था कुंडली दे रही है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उन्हें निर्णय कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि हमने क्या करना है। प्रश्न उठा था रोग, बीमारियां कुंडली में कैसे देखी जाती है। लाल किताब के अनुसार जब तक आपका बृहस्पति खराब नहीं होगा, जब तक कोई बीमारी आपके शरीर में एंटर नहीं करेगी, यानी जो पहला दरवाजा है बीमारी के एंट्री करने का, वो दरवाजा है गुरु ग्रह का। अगर गुरु ग्रह खराब होगा तो आगे बीमारी बढ़ेगी। सेकंड रास्ता है सूरज का, और तीसरा रास्ता है मंगल का। गुरु, राहु, मंगल, ये तीन ग्रह मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करेंगे? ये डिफेंस का काम करते हैं, यानी कि बीमारी को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तीन ग्रह ऐसे हैं
जो चाहते हैं शरीर में बीमारी घुस जाए, किसी तरीके से वो प्रयास करते रहते हैं कि बीमारी घुसे। सबसे पहला ग्रह होता है शनि। शनि चाहता है कि बीमारी शरीर में घुस जाए, मैं किसी तरीके से बीमार कर दूं व्यक्ति को। दूसरा ग्रह है राहु और तीसरा ग्रह है बुध। ये तीन ग्रह हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बीमार हो जाए। पर अब हमें यहां ध्यान रखना है, सूत्र को समझना है। ये जब भी चाहेंगे, लाल किताब में हर हर सूत्र के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई है। जब तक ये कमजोर नहीं होंगे, यानी शनि कमजोर नहीं होगा, राहु कमजोर नहीं होगा, बुध कमजोर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं चाहेंगे। यानी कमजोर होंगे तो ही चाहेंगे। अगर शनि कमजोर होगा तो ये फिर भरसक प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से बीमार हो जाए आदमी। राहु खराब स्थिति में बैठेगा तो भरसक प्रयास करेगा कि व्यक्ति बीमार हो जाए। बुध खराब होगा तो भरसक प्रयास करेगा कि व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ हो जाए। यानी कि दोनों की कंडीशन एक ही है। जो बचाने वाली सेना है और जो हमारी शत्रु सेना है, इसको ऐसे समझो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक शत्रु सेना होती है, एक हमारी मित्र सेना होती है। मित्र सेना आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है, शत्रु सेना उस पर बार बार प्रयास करके अटैक करती है ताकि आप बीमार हो जाओ। तो जो मित्र सेना है वो गुरु है, सूरज है और मंगल है। शत्रु सेना हमारी शनि है, राहु है, बुध है। ये आपस में हमेशा टकराव की स्थिति में रहते हैं कि किसी तरह मुझे मौका मिले और हम कर दें काम। जिन लोगों की कुंडली में डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें डॉक्टरी भाषा में लैक ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि गुरु कमजोर है, सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो इम्यूनिटी उसी लेवल पे कमजोर होती चली जाएगी। और आपको ये कुंडली में मैं सिखा चुका हूं कि ग्रह को कैसे देखना है, डायग्नोज आप कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि कौन से उपाय अगर हम करें तो जिससे बीमारियों से बचने में हमें मदद प्राप्त हो सकती है। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, किसी स्टूडेंट ने ये कहा था कि घर के परिवार के सदस्य को बीमारी हो गई। आप बीमारी की रेंज को कमजोर कर सकते हो उपायों के द्वारा। लाल किताब खुद कहती है कि बीमारी का इलाज किया जा सकता है, मौत का इलाज नहीं किया जा सकता। बीमारी को कमजोर किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप बीमारी को आने से ही रोक दें, कि शरीर में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। दुनिया का तमाम कोई भी उपाय कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज आपको बचाती है, वो है आपकी कुंडली में बैठे हुए आपके ग्रह। अगर वो मजबूत है, आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, तो आपका बचाव होता रहेगा। या दूसरी पार्टी, आपका शनि अच्छा है तो आयु लंबी होगी, आपका राहु अच्छा है तो बचाव होगा, बुध आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको आयुष्य में मदद प्राप्त होगी। गुरु ग्रह से हम शुरुआत करते हैं। गुरु ग्रह हमें कफ संबंधी बीमारियां देता है। गुरु कफ, कफ का मतलब होता है ठंड वाले रोग।
छाती से संबंधित परेशानियां, एलर्जी से संबंधित परेशानियां, ये कफ के रोग हैं। गुरु ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कफ संबंधी प्रॉब्लम देते हैं। और नियम एक हमेशा याद रखना, ये कफ जब ही क्रिएट करेंगे जब ये कमजोर होंगे या किसी ग्रह से पीड़ित होंगे। उससे पहले बीमारी नहीं देंगे। कहीं ऐसा मत सोचना कि गुरु कफ देगा तो होगा ही होगा, नहीं। इसके नियम शर्तें, चंद्रमा कमजोर होगा तो ही बीमारी देगा, पीड़ित होगा तो ही बीमारी देगा, या शुक्र भी ऐसा ही होगा। पित्त, मोटापा भी कफ की बीमारी है। फिर है पित्त की बीमारियां। पित्त की जो बीमारी होती है वो है गर्मी से होने वाले रोग। इसके लिए 3 ग्रह जिम्मेवार हैं, सूर्य, मंगल और केतु। एसिडिटी की समस्या, पेट में गर्मी होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, लड़ाई झगड़ा, हार्ट की पल्स रेट का बढ़ जाना, शरीर में उत्तेजना फैल जाना, नींद का ना आना, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये पित्त से रिलेटेड समस्याएं हैं। वात रोग, वायु के रोग, शनि, राहु और बुध, ये 3 ग्रह वात संबंधी समस्या देते हैं। वायु का काम है बॉडी में मूवमेंट पैदा करना। जब ये ग्रह खराब होते हैं तो बॉडी की मूवमेंट को रोक देते हैं। आयुर्वेद का सूत्र है कि वात ही हमें, अगर वात कुपित हो जाए तो प्राण घातक होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है शरीर में वायु विकार पैदा होने लग जाते हैं। अब लाल किताब में क्या उपाय सुझाए गए हैं? लाल किताब में उपाय सुझाया गया है, सबसे पहला उपाय, साल में एक बार पीले रंग का कद्दू जो पेठा होता है वो धर्म स्थान में दान देना। साल में एक बार, बीमारी है या नहीं है फिर भी आपको कद्दू देना है। दूसरा है, अपने घर में सदस्यों की संख्या को गिन लें। जैसे मान लो किसी के घर में 4 आदमी हैं और उसके ऑन एवरेज महीने में कितने मेहमान आते हैं, उस संख्या को गिन लें और प्लस 4 रोटियां, टोटल रोटियां बना करके महीने में एक बार, और बीमारी ज्यादा है तो डेली, लगातार 45 दिन, गाय को, कौवे को और कुत्ते को, तो ये रोटियां देनी। तीसरा उपाय होता है कि शमशान भूमि में सिक्के फेंकना। जो क्वाइन होते हैं, हमारे पैसे होते हैं, वो कुछ सिक्के शमशान भूमि में डाल देना। चौथा उपाय है, जो रोगी है उसके सिराने में पैसा रखें और अगले दिन उसे स्वीपर को दान कर दें। ये वो उपाय हैं जो हमें बीमारी से बचाने का कार्य करते हैं। पर अगर बीमारी बढ़ जाए तो उन्हें बृहस्पति का उपाय सर्वप्रथम करना चाहिए। कोई बीमारी हो जाओ, सबसे पहले अपने बृहस्पति को पकड़ के बैठ जाओ।
बृहस्पति के जो जो उपाय आपकी कुंडली के अनुसार हो सकते हैं उन उपायों को करना चाहिए। उस बृहस्पति के साथ सूर्य के उपाय साथ में चालू कर देने चाहिए, यानी संकटकालीन उपाय कहलाते हैं ये। अगर बृहस्पति और सूर्य दो ग्रहों के उपाय एक साथ आप शुरू कर देते हैं तो रोग के को संकट को टाल देते हैं। फिर रिकवरी धीरे धीरे होती रहती है, बात अलग है। और कभी भी कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो और डॉक्टर जवाब दे दे, तो अगर आपको फिर भी उपाय करना हो तो दो ग्रहों के उपाय सर्वप्रथम बताए जाने चाहिए। वैसे देश में मूर्खों की कमी नहीं। अगर ज्योतिषी के खुद के ग्रह खराब कर चल रहे हों और ऐसा केस आ जाए और बैड लक की वो डेथ कर जाए, तो घर वाले चाहे 2 दिन भी उपाय ना किया हो और वो कह देंगे हमने फलाने ज्योतिषी के उपाय करे थे या लाल किताब के उपाय करे थे, फिर भी हमारा पेशेंट मर गया, जबकि डॉक्टर जवाब दे चुका होता है। तो ऐसी परिस्थिति भी कई बार अगर एस्ट्रोलॉजर के खुद के ग्रह खराब चल रहे हो तो ऐसी आती है। तो उसमें मैं कहूंगा ज्योतिषी को धैर्य रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, और किसी की सोच के कारण ये नहीं मानना चाहिए, किसी की गलत सोच के कारण, कि लाल किताब के उपायों में कमी है या उसमें कमी है। क्योंकि कई बार कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती, मैं अक्सर कहता हूँ। तो हमें लोगों की अपनी मति के ऊपर छोड़ देना पड़ेगा अगर हमें सुख पूर्वक जीना है तो ये उपाय हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो युतियां होती हैं हमारी, युतियों को कैसे समझें। जो मैं आप लोगों का कंसेप्ट, जो आपका भ्रम समझ पाया हूं, एक तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं मसनूई ग्रह में। मसनूई ग्रह मैंने लिखवाए आपको, दो ग्रह मिलकर के एक ग्रह बना रहे हैं, मसनूई ग्रह। अब स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, जहां पर मसनूई वाले दो ग्रह तो बैठे हैं और वहां पर एक तीसरा भी बैठा है। अब तीन के बैठते ही वो कंफ्यूज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो स्टूडेंट को तुरंत समझ में आ जाएगा, भाई देखो बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो सूरज बन गया। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। और खुद सूरज बैठ जाए तो क्या होगा, यानी सूरज बुध और शुक्र तीनों बैठ गए। अब स्टूडेंट दिमाग लगा रहा है कि मैं मसनूई वाले को मानूं तो यहाँ दो सूरज हो गए, या सूर्य बुध शुक्र हो गए, क्या हो गया। तो क्रिस्टल क्लियर लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। दो से अलावा कोई भी तीसरा ग्रह आ जाएगा तो वहां पर मसनूई का कंसेप्ट नहीं लगेगा। आपको फिर क्या देखना है, फिर यही देखना है कि जी सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। क्लियर हुआ ये बात, सिंपल। चलो एक और मसनूई का कंसेप्ट हम ले लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति इकट्ठा बैठ जाए तो हम कहते हैं चंद्रमा बन गया। सूरज और बृहस्पति बने तो चंद्रमा बन गया। अब सूरज और बृहस्पति के साथ यहाँ पे मान लो आपका शनि भी बैठ गया, कोई बिठा दो, आप कुछ बिठा दो, जैसे ही तीसरा आ जाए आपने उसको चंद्रमा नहीं बनाना, आपने उस मसनूई वाले कंसेप्ट से बाहर आ जाना कि भाई यहाँ पे मसनूई का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
जैसे कि कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो मैंने भी काफी कहा है भाई ये मामला बड़ा गड़बड़ है। सूर्य शनि अगर इकट्ठे बैठेंगे तो आपका मंगल भी बद हो जाएगा, आपका राहु भी खराब रिजल्ट देगा, आपका शुक्र भी मारा जाएगा। 3 पॉइंट हमने बता दिए। पर ध्यान रखिए, अगर सूर्य शनि बैठा है, अब मान लो उसमें बुध भी बैठ गया, तो आपने ऐसा नहीं कहना कि सूर्य शनि बैठा है जी तो अब वो राहु भी खराब हो गया जी, ये शुक्र भी मर गया, मंगल भी बद हो गया। आपने अब ये बात नहीं कहनी है, क्योंकि अब 3 ग्रह बैठ गए तो तीनों अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, सूर्य शनि और बुध। अब फिर प्रश्न उठता है, अच्छा ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अक्सर युति की बात को लेकर के लाल किताब का विद्यार्थी सबसे ज्यादा मैं कंफ्यूज देखता हूं, और सबसे आसान होती हैं युतियां। मैं क्यों नहीं शुरुआत में वर्षफल और युति करवाता। हम भी सीखते हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, हम भी स्टूडेंट पढ़ाना सीखते हैं, आप पढ़ना सीख रहे हो बस। एक बार मैंने लाइव क्लास के अंदर वर्षफल पहले सिखा दिया था, उस पूरे सेशन में स्टूडेंट अपने वर्षफल से बाहर नहीं निकल पाए। तो मैंने देखा कि उनका सारा फोकस वर्षफल पे आ गया, सूत्रों पे चला गया, सूत्रों को छोड़ दिए। हर स्टूडेंट हमारी क्लास में बैठा वर्षफल ही बना रहा होता। तो हमने नोट किया कि भाई ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है, ये एडवांस के चक्कर में, क्योंकि हर स्टूडेंट 10 कदम पहले भागता है कि गुरुजी को तो पीछे रहने दो, और अपन 10 कदम पीछे भागते हैं, और अब फीस दे दिए तो अब हम 20 कदम भी आगे भागेंगे। तो कभी कभी भागते भागते इतने आगे भाग जाते हैं कि गुरुजी को भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं कि कोई चेला था यहाँ पे। तो उस चक्कर चक्कर में मैंने नियम बनाया कि भाई मैं वर्षफल सबसे लास्ट में कराऊंगा, ताकि वो फोकस ना हटे। फलित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सूत्र, एक एक ग्रह को डायग्नोज करने का तरीका। अगर आपने 9 ग्रहों को उनकी स्ट्रेंथ निकालना नहीं सीखा, तो आप ना युति कर सकते हैं, ना आप वर्षफल की कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और रेमेडी तो भूल ही जाओ। लाल किताब के साथ एक बड़ा चक्कर क्या है, लोग जब भी शुरुआत करते हैं वो रेमेडी से शुरुआत करते हैं, यानी प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजर का ठप्पा लगा लेंगे और सबसे पहले वो उपाय देना शुरू कर देते हैं। उपाय सबसे अंतिम पायदान की चीज है। आपको बीमारी समझ में आ नहीं रही है और आप दवाओं पे दवा दिए जा रहे हैं। ये वैसे ही है, जैसे एक बार मैं एक होम्योपैथी की दवा लेने गया तो उसने एक बुक दे दी मुझे होम्योपैथी की। उसने कहा पंडित जी देखो, फिर क्वेश्चन आ गया, बुध शुक्र शनि में मसनूई का कंसेप्ट लगेगा क्या। अब क्या कहूं अरोड़ा साहब, अभी अभी कह के हटाऊं, 2 के अलावा तीसरा आ गया, मसनूई लगेगा ही नहीं। जहां 2 होंगे और जो मैंने मसनूई लिखवाए हैं वो ही लगेगा। अगर तीसरा घुस गया तो वहां से बाहर आ जाओ मसनूई वाले कंसेप्ट से। तो बहुत पुरानी बात है, जब होम्योपैथी की मैंने वो किताब पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लगा था, पेट में दर्द हो तो ये दवाई ले लो, गैस की प्रॉब्लम हो तो ये दवाई ले लो, अगर ये वाली बीमारी हो तो ये दवाई ले लो, और ये वाली पोटेंसी में ले लो। मैंने कहा ये बुक नहीं बनी है, आज के बाद अपन ही होम्योपैथी के डॉक्टर बन गए, क्योंकि सारी दवाइयां तो लिखी मिल गई, सामने वाला अगर जो भी सिम्टम बताएगा लो और बीमारी का इलाज कर दो। पर चलो मेरी कॉमन सेंस थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने कहा किसी डॉक्टर से भी मिल लिया जाए। डॉक्टर से मिले हम होम्योपैथी के, तो पता चला ये सबसे गलत काम है, कभी भूल करके भी ये काम नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले बीमारी को समझो, बीमारी को डायग्नोज करना सीखो, अंत में आप उपाय की तरफ जाओ और उपायों के लिए धैर्य रखो और फिर धीरे 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 सहज गति से उसमें आगे बढ़ो तो आपको लाभ हो जाएगा। अब और एक कंसेप्ट लेते हैं, एक और युक्ति लेते हैं। अगर 3 ग्रह इकट्ठे हो गए, 4 ग्रह इकट्ठे हो गए, 5 ग्रह इकट्ठे हो गए, तो हमें क्या करना क्या है? तो जैसे ही ग्रह ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है कि अब इन चारों पांचों का क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। तो आपने 2 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट, कहीं कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो ले दे के सभी को खराब कर दे। दूसरा ये, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा चलती है। अब चलती का मतलब कैसे देखेंगे हम, कि सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कौन सा है। सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कौन सा है, तो 2 बातें देखनी है। अब एक ही ग्रह है ऐसा जो सभी को लेके बैठ जाता है, उसका नाम है राहु। खोज करो, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, चंद्रमा बैठा है, एक आधा और बिठा दो, गुरु बिठा दो, कोई भी बिठा दो आप। इन युति में किसी भी तरह अगर राहु ने प्रवेश कर लिया तो ये सबका बॉस बन जाएगा। आपका काम सबसे आसान हो गया। अब आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं। आंख बंद करो और देखो भाई, सूर्य के ये सब राहु के साथ बैठे हैं, तो हु विल बी द बॉस। चेक करने की जरूरत ही नहीं, राहु विल बी द बॉस। अर्थात इस खाने को जैसे राहु चलाएगा वैसे ये चलेंगे, और जैसे राहु इन सभी ग्रहों को चलाएगा वैसे ही ये सारे ग्रह चलेंगे। यानी कि ये सभी ग्रह राहु के इशारे पर काम करेंगे। राहु सबको अपनी अपनी नौकरी पे लगा देगा, ड्यूटी पे लगा देगा, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। फायदा और नुकसान कैसे देखेंगे। अगर ये राहु आपका अच्छा है और आपके लिए फायदेमंद है तो आप बच गए। और नहीं, जैसे आपने कबड्डी का खेल देखा होगा ना, कबड्डी के खेल में कई बार खिलाड़ी अकेला जाता है और वो 3 4 को हाथ लगा देता है, और वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। अगर उसको अपने खाने में नहीं रोका गया ना उस खिलाड़ी को, और उसने अगर उस लाइन को छू दिया, तो जितने लोगों को वो टच करके आया ना, वो सबको मारा हुआ माना जाता है। ये खेल आप जानते हो। ऐसा ही बस राहु का है। अगर ये आपके फेवर में है तो बच गए, और ये अगर आपके फेवर में कुंडली में नहीं है तो ये खुद तो डूबा सो डूबा, 3 4 जितने भी उसके सबको लेके डूबेगा। जैसे ऐसी कुंडली में उस व्यक्ति को सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाएगी, चंद्रमा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाएगी, शनि साथ बैठा है तो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाएगी, गुरु साथ बैठा तो गुरु से रिलेटेड तकलीफ भी आ जाएगी। सब ग्रहों से रिलेटेड उसको तकलीफ आ जाएगी। ये तो था क्लियर कट केस, जिसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अब कहते हैं जी राहु केतु नहीं आए युति के अंदर, 3 जने इकट्ठे हो गए, 4 जने इकट्ठे हो गए। पहली बात तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है। लंबी लंबी सांस खींचनी होती है। लंबी सांस खींचने का मतलब है गुरु को अपने अंदर धारण करना होता है। ये जो श्वास खींचना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खींचिए। ये बहुत अच्छी क्रिया बता रहा हूं, 5 7 10 बार खींचिए।
इससे एकदम दिमाग कूल हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे जैसे अंदर आती है, दिमाग सही एक्टिवेशन में आ जाता है। और शांत मन से सोचिए, ये सारी युति जो हुई है, ये किस खाने में हुई है? अगर ये खाना आपका मुट्ठी बंद मुट्ठी के खाने हैं, अगर ये सभी बंद मुट्ठी के खाने हैं और उसके बीच में राहु केतु शामिल नहीं है, तो समझो फायदे का सौदा हो गया। क्या हो गया? फायदे का सौदा। और यही युति अगर 8वें और 12वें में चली गई तो कई बार समस्या का कारण बन सकती है। मैं नहीं कहना 100% बनेगी, पर कई बार बन सकती है। डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाती है कई बार। तो अब यहां पर भी एक सूत्र बड़ा प्यारा सा मिल गया कि जो बंद मुट्ठी के खाने, क्योंकि अब मुझे मैं बोलने से भी डर लगता है कि मैं 1 4 7 10 बोलूंगा तो ऐसा लगेगा ये वैदिक पढ़ा रहा है, इसलिए अब बंद मुट्ठी के खाने बोलने ही ज्यादा उचित रहेगा कि बंद मुट्ठी के खाने। तो अगर उन खानों में भी ये युति बन गई है तो आप क्लियर कट बच गए हो। ये युति आपको जीवन में फायदा ही देगी, बशर्ते कि इसमें राहु केतु शामिल ना हो। अगर ये युति छठे भाव में आ गई तो परेशानी तो देगी, पर काफी हद तक आपको फायदा भी देगी। तो बहुत सिंपल सिंपल है। पंचम भाव में और नवम भाव में ज्यादा ग्रहों की युतियां कोई विशेष लाभ नहीं देती। यानी पंचम नवम में 2 ग्रह हों, ठीक है, 2 से ज्यादा फिर ग्रह होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी क्रिएट होते जाते हैं। हाँ भरत जी, और कोई युति का आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे याद दिलाओ, ताकि मैं फिर उससे रिलेटेड, युति से रिलेटेड ही हम बात करें, क्योंकि बहुत एंडिंग फेज है ये हमारा। सर ये आपने, सॉरी सर, सर 6th हाउस में आपने क्या कहा सर? परेशानी तो देगी पर काफी हद तक फायदा कुछ भी हद देगी। तक फायदा भी देती है, क्योंकि उस व्यक्ति में फिर मुसीबतों से लड़ने की शक्ति भी आ जाती है। लेकिन उसमें राहु केतु नहीं होने चाहिए। हाँ नहीं, राहु को आ गया तो फिर तो वो बॉस बन जाएगा वहां पे। सर लेकिन 6th का राहु ठीक मान। ये तो आपने देखना है कि 6 का राहु, मैं तो ऐसे मानता नहीं ना। अच्छा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आपने देखना है राहु मैंने कैसे देखना सिखाया है। जैसे मैं कहता हूँ केतु मैंने देखना कैसे सिखाया है, उससे डिसाइड करो कि आपका राहु कैसा है। अक्सर छठे भाव के राहु वाला व्यक्ति भी बड़ा परेशान हो जाता है ना। एका यादव जी लिख रहे हैं सूर्य बुध और मंगल बहुत कुंडली में है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है बताओ। सर ये चलेगी कैसे, कौन से ग्रह की चल रही है, ये क्या ग्रह बल से डिसाइड करेंगे? चलो ये प्रैक्टिकल यूज क्वेश्चन करेंगे अच्छा। तो मेरी बात मैं कैसे परीक्षण निकालता हूँ, कैसे बताता हूँ, वहां कौन बोल रहा है ये? चलो अब ये क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। जैसे रेखा जी ने कहा सूर्य है, बुध है और मंगल है, यही है ना रेखा जी? ठीक ठीक। अब राहुल ने प्रश्न पूछा कैसे समझें कि सूर्य बुध और मंगल में से किसकी चलती है। भाई सिंपल है, आपने ये देखना है कि सूर्य ये युति किस भाव में बनी है। सबसे पहली चीज दिमाग में जानी चाहिए, युति किस भाव में बनी है। अगर ये युति पहले और 5वें में बनी है तो आपने क्या सीखा हुआ है कि पहला और 5वां किसका ग्रह, किसका भाव है? सूर्य का। पहले भाव में सूर्य उच्च का, पंचम भाव इसका खुद का घर है, 5वां खाना, यहाँ पर गुरु का वास है। तो ऑटोमेटिक सूर्य को शक्ति सबसे पहले मिलती है।
पर यही सूर्य छठे भाव में होता, सातवें में होता, आठवें में होता। जब मैं सूर्य कहता हूं तो समझ लेना मंगल भी कह रहा हूं, बुध भी कह रहा हूं, ये तीनों एक साथ ही बात चल रही है। पहले मैं खानेवार समझा रहा हूं आपको। छठे में, सातवें में, आठवें में अगर ये युति बन जाएगी तो यहां सूर्य की नहीं चलेगी। कहां नहीं चलेगी? छठे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में सूरज की नहीं चलेगी। पहले में आ गया, पांचवें में आ गया, इसके साथ कोई भी आ जाओ, सूरज की चलेगी। 10वें में आ गया, सूरज की चलेगी, पर दोष भी लगेगा। ये मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जालिमाना ऋण क्रिएट हो जाएगा। बट उसके बावजूद प्रश्न है हमारा, चलेगी किसकी? चलेगी सूरज की। सर 10वें में तो मंगल उच्च का हो जाएगा। तो जी फिर भी चलेगी सूरज, मैं वही तो समझा रहा हूँ। देखो ओके सर। हम तो युति की बात कर रहे हैं, मंगल अकेला होगा तो उच्च का है। उच्च का तो अब भी बोलना पड़ेगा आपको कि मंगल उच्च का हो गया। मैं आपको वही चीज समझाने जा रहा हूं। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे से समझाता हूं आप लोगों को, ना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि एक तो वो जगह बता दी जहां निश्चित रूप से सूर्य को फायदा मिलेगा, वो पहला खाना है और 5वां खाना है। वहां इसको सुप्रीम पावर मिलती है, पहले और 5वें में। 10वें में पावर खूब मिलती है इसको, बेशक ये शनि का खाना है, परंतु यह यहाँ पर मंगल उच्च का बेशक हो जाओ। अब आप समझो सूर्य कौन है? सूर्य राजा है, ऐसे समझो। सूर्य कौन है? राजा। और मंगल कौन है? सेनापति। अगर राजा का सेनापति स्ट्रांग होगा तो राज्य के लिए अच्छा है या बुरा है? अगर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर स्ट्रांग होगा तो आतंकवादी घटनाएं नहीं घटेंगी। अगर होम मिनिस्टर, सेनापति कमजोर पड़ जाएंगे तो कोई भी आके बम फोड़ के चला जाएगा। पॉइंट समझे भाई? डिफेंस का, मंगल का काम है डिफेंस करना, रक्षा करना। और राजा हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षित जभी होता है जब उसका सेनापति स्ट्रांग होता है और उसके साथ होता है, क्योंकि राजा की रक्षा करने की जिम्मेवारी मंगल के पास है। इसीलिए पहले घर के अंदर ये दोनों ही मालिक हैं। तख्त पहला घर है, तख्त, और तख्त की डिफेंस कौन करता है? मंगल। तख्त की रक्षा कौन करता है? मंगल। इसलिए राज सत्ताएं तलवार की नोक के ऊपर चलती है। यानी जितनी ताकतवर आपकी सेना, जितना ताकतवर आपका डिफेंस सिस्टम, उतना ही मजबूत राजा कहलाएगा। दूसरा पड़ोसी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, दैट्स ए कॉमन सेंस मैटर। क्लियर हुआ? तो 10वें में यहां पर सूरज को ताकत मिल जाती है और सूरज की अपनी बहुत अच्छी चलती है, और मंगल भी यहां बहुत अच्छा माना जाएगा। पर मंगल शुक्र के हुक्म से काम करे, मंगल सॉरी सूर्य के, मंगल सूरज के हुक्म से काम करेगा। अब ये ध्यान रखना, बुध हमेशा ये देखता है किसकी पावर सही चल रही है, किसकी पावर सही चल रही है, तो हमेशा वो उसका साथ देगा जो पावर में होगा। बुध का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल उसका कंसेप्ट एक क्लियर कंसेप्ट है, जो जीतेगा वही सिकंदर, अपन उसी के साथ। जैसे कई नेता होते हैं ना, जो भी पार्टी सत्ता बनाएगी अपन उसी पार्टी में चले जाएंगे। अपन 8-10 रामविलास आदमी पासवान। बैठे, हाँ कोई कोई बनो, अपन उसी के साथ, रामविलास विचार कुछ नहीं सर, है। रामविलास पासवान सर। हाँ, बुध को अपना रामविलास कोई पासवान विचार बना दो। नहीं है। तो बुध का अपना खुद का विचार नहीं है, जो जीतेगा वो उसी के साथ जाएगा। अगर सूरज छठे में जाके, सातवें में जाके, आठवें में जाकर के, 12वें में जाकर के यहाँ डूब रहा है तो भी बुध को ताकत नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पर मंगल के ताकतवर होने के चांसेस ही हैं, क्योंकि मंगल पहले से ही शक्तिशाली है। मंगल कभी भी बुध की नहीं चलने देता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मंगल बुध की नहीं चलने देता। तो जब भी बुध होगा, बुध की किन के साथ चलती है? बुध की शुक्र के साथ चलेगी, शनि के साथ चलेगी, राहु के साथ चलेगी। वहां वो पटाने में कामयाब हो जाता है एकदम, वहां वो बॉस भी बन जाता है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है जैसे शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है, शनि भी बैठा है, यहाँ सावधान हो जाओ, यहाँ बिग बॉस चुपके से बुध भी निकल सकता है। मतलब जिसको अपन सबसे कमजोर मान के चले ना, तो इट मे बी कि वहां पे मरकरी बॉस हो, उसकी संभावना बहुत बनती है। तो इसीलिए सन, मार्स, मून, मरकरी, राहु 11th में आते हैं एक एक करके। कंसेप्ट को समझो, बजाय युतियों को। कंसेप्ट को समझ गए तो मैं सोचूंगा कि आप पकड़ गए हो। नहीं देखो साहब, पकड़े एंडलेस सब्जेक्ट है, जितना लंबे खींचे जाओ एंडलेस चीजें होती हैं। और ना हमारे पास फिर इतना लंबा समय होता है, और कभी कभी हम एक दूसरे की शक्लें देख के भी परेशान हो जाते हैं, तो शक्लें भी बदलनी होती है हमने, तो वो भी चीजें हैं। तो ऐसे में समझ लेना ही ज्यादा उचित है। मधुर जी आ रहा हूं। तो रेखा जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। सर अगर 12वें घर में वीनस का होता है, मतलब वीनस पूछ माना जाता है, तो सूर्य, मरकरी और वीनस अगर होगा तो वहां पे बुध वीनस को सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है सोनू जी, अगर 12वें में बुध है तो बुध तो वैसे ही नीच का हो गया, वो तो जाते ही नीच का हो गया, वो तो गेम से ही बाहर हो गया। वो तो ऐसे खाने में चला गया जहां पर वो गेम से ही बाहर हो गया। यहाँ लड़ाई किसकी बची? सूर्य की और शुक्र की। शुक्र और का सूरज, मैंने अभी अभी बताया कि सूरज 12वें में जाके कमजोर हो जाएगा। तो हु इज द विनर? वीनस इज द विनर। तो शुक्र के इशारे पर 12वां भाव चलेगा, शुक्र के इशारे पर 12वां भाव चलेगा। अब आपने तो बस ये देखना है कि शुक्र खुद अपने हालात खराब करके ना बैठा, कहीं ऐसा ना हो कि बुध उससे आगे निकल गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि शुक्र राहु से टक्कर खा रहा हो। तो वो सब सिचुएशन आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? तो ये सो सिंपल है। हाँ मधुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जैसे ही बताया, राहु के साथ जैसे मार्स की युति हो, दोनों ही ताकतवर होते हैं, तो सर इस कंडीशन में किसकी चलेगी? सिंपल सी बात है, मैंने कहा अगर राहु और 2 से अधिक ग्रहों के साथ बैठा हो, सबको लेकर के बॉस बन जाता है। राहु कौन है? राहु को समझने के लिए समझो, राहु आज का नेता है, जो बहुत चालाक आदमी है, जो बेशक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और वो नेतागिरी करना जानता है, वो लोगों को भड़काना जानता है, वो लोगों को भड़का देगा, लोगों को भड़काने का काम करेगा सत्ता के खिलाफ, कि हम सत्ता को चुनौती देते हैं, और षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। जब भी 2 से अधिक ग्रहों के बीच में राहु बैठता है, तो राहु क्या करता है? ग्रहों की आपस में लड़ाई करवा देता है चुपचाप। कभी किसी को कहेगा मैं तेरा मित्र हूं, कभी किसी को कहेगा मैं तेरा मित्र हूं, कभी कहेगा तेरा मित्र हूं। हर एक को लालच देगा कि मैं तेरा फायदा कराऊंगा, तुम मेरा साथ दो, मैं जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको मैं गिरा दूंगा एक बार, और तुम मुझे बॉस बना दो किसी तरीके से, मैं तुम्हें फायदा दूंगा। तो ये वही नेता होता है जो चुनाव से पहले सबको कहता है जिसको जो चाहिए वो दूंगा। शराबी को कहेगा मैं शराब दूंगा, गरीब को कहता है मैं पैसा दूंगा, जो आदमी जो मांग ले उसको वो हाँ भर देता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वह उसको अपने आप को विनर बनाना है। अब ऐसे में राहु हमेशा कामयाब हो जाता है। राहु कब फंसता है? राहु फंसता है मंगल ग्रह के साथ, केवल और केवल मंगल ग्रह के साथ राहु फंसता है।
सिंगल युति है राहु मंगल की जिसमें चांस है कि राहु फंस जाए, वरना राहु किसी भी ग्रह के साथ युति बना है। बस ये सूत्र लिख लो, आपके समझ में आ जाए। ऐसे सूत्र दे रहा हूं आपको कि वह पूछो मत, एहसान बेशक मत मानना, पर जिंदगी में याद जरूर करोगे कि चाहे वो सूर्य के साथ बैठे, चंद्रमा के साथ बैठे, शुक्र के साथ बैठे, बुध के साथ बैठे, बृहस्पति के साथ बैठे, ही विल बी द बॉस। बट अगर मंगल के साथ बैठे तो आपको चेक करना पड़ेगा कहां फंसेगा ये। अगर ये युति पहले घर में हो रही हो राहु मंगल की, तीसरे घर में हो रही हो और 10वें घर में हो रही हो, यहां बॉस मंगल रहेगा, यहां बॉस मंगल रहेगा। छठे घर में क्या करेंगे? छठे में भी मंगल के चांस हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि मंगल को चंद्रमा का या गुरु का साथ मिलता है नहीं मिलता। साथ का मतलब ये नहीं कि वो साथ बैठ जाएंगे, साथ का मतलब है मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही कुंडली में। अगर उसे मदद मिल जाती है तो निश्चित रूप से मंगल यहां पर भी दबा देगा राहु को। बाकी सभी खानों में राहु विल बी द विनर। अच्छा सर, एक बात और सर पूछनी थी। जैसे लास्ट टाइम आपने हमें करवाया था वर्ष फल का, सर वर्ष फल में 12 पहले महीनों मैडम में। जी युतियों पे आ जाओ। युतियों में मैंने पूरी कक्षा के दौरान देखा है ठीक है सभी के सर। अंदर भयावह स्थिति थी कि जी जी। युतियां क्या है। और मैं आज भी जैसे ही शुरू करने लगा तो भी युतियों की बात चल रही थी, तो मुझे लगा ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसको सबसे पहले खत्म करना चाहिए। वर्षफल सबसे आसान चीज है, सिंपल से सिंपल चीज है तो वर्षफल है। हाँ राहुल बोलो। सर आपने अभी बताया बुध शुक्र और शनि वाली जो युति आपने बताई थी, एक सेम मैंने युति देखी थी, सूर्य बुध शुक्र और शनि। तो इसमें, और ये थी भी फर्स्ट में बंद मिट्टी के खाने में, ठीक तो है। यहाँ पे सूर्य फर्स्ट हो गया मतलब इसमें, इस हिसाब से। इधर इधर सिंपली है, सूर्य बुध शुक्र और कौन है? शनि। शनि है। तो आंख बंद करके यहाँ सूर्य इज द विनर। यहाँ पर सूर्य को उच्च का मानना है, शनि को नीच का मानना है, हम्म। सिंपल है। बुध अगर बीच में है तो ये मानना है कि ये बुध सूर्य शनि का झगड़े वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ये मत कह देना कि साहब यहाँ झगड़ा हो गया। यहाँ पर बुध भी बैठा है, यहाँ पर शुक्र भी बैठा है, अर्थात अगर माँ और बहन दोनों बैठी हुई हैं तो बाप बेटे के झगड़े को बार बार बचाएंगी। अगर सपोज करो यहाँ बुध शुक्र नहीं बैठता है तो सूर्य शनि अगर साथ बैठेंगे तो बाप बेटा झगड़ा करेंगे। जिस भी कुंडली में सूर्य शनि साथ होते हैं पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, यानी कि बाप और बेटे में नहीं बनेगी। पर अगर ऐसे में शुक्र साथ में आ गया तो शुक्र कौन है? पत्नी है। पत्नी। बुध कौन है? बेटी है। बेटी। तो वो बेटे को, बच्चे को, उसकी तो बहन हो गई, उसकी एक की माँ हो, बचाएंगे उसको। तो यहाँ पर तनाव वाली स्थिति रहेगी बहुत हल्के लेवल पर, कि बेटा अपने मन ही मन में कहेगा बाप मेरी बात नहीं सुनता, बाप को लगेगा बेटा मेरी नहीं सुनता। पर जब साथ बैठेंगे बड़े प्यार से बात करेंगे। थर्ड आदमी कभी पहचान नहीं पाएगी कि इन बाप बेटे में आपस में कुछ है। पब्लिकली वो एक दूसरे की बड़ी रेस्पेक्ट करेंगे, और ये भी बता दूं बड़ा प्यार भी रहेगा। बस कुछ बातों से मतभेद रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट इस कुंडली को आपने ऐसे ही बिहेव करना है कि सूर्य यहाँ पर पावरफुल है। सर किसी के भी साथ अगर केतु की युति हो किसी भी ग्रहों के साथ, तो क्या वो राहु के जैसा ही राजा बनेगा या कैसे सीन रहेगा? नहीं नहीं, राहु के राजा बनने के चांस ज्यादा होते हैं, केतु के नहीं होते। केतु कौन है पहले समझो। केतु एक साधु व्यक्ति,
केतु है वैरागी व्यक्ति, केतु है आध्यात्मिक व्यक्ति, इसमें अलछल नहीं होता, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है केतु। तो ये अन्य ग्रहों को बहका नहीं सकता, या तो मार देगा या मर जाएगा, दो में से एक काम करता है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर नहीं बनेगी तो या तो सामने वाले को मारेगा या खुद मर जाएगा, बट ये उनको बहका भुकू के अपने पाले में नहीं लेके आता। राहु छलिया है, ये मरता मुरता नहीं है, मारने में बिलीव करता है बड़े बड़े प्यार से, ये कभी लड़ता नहीं है। राहु नेवर फाइट्स, ये ध्यान रखना, राहु नेवर फाइट्स। अच्छे राहु की निशानी है कि वो फाइट नहीं करता, बुरे राहु की निशानी है कि वो बेमतलब की फाइट में घुसता है, जिस फाइट्स में उसका कोई लेना देना नहीं। ये खराब राहु का लक्षण, बिना मतलब की फाइट में घुसना, खुद को खराब करना, खुद की बदनामी कराना, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, जब राहु और मंगल की युति होती है और कोई अच्छा ग्रह आ जाता है तो राहु मंगल से नहीं लड़ता, क्योंकि वो जानता है मैं मंगल से नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए वो मंगल को गुमराह करता है, लड़ता नहीं है उससे, नेवर फाइट्स, गुमराह करता है, उसको गुमराह करके घुमा देता है कि वो उधर चक्कर चलाने लगे, मैं अपना काम कर जाऊं, मैं अपना बॉस बन जाऊं। केतु में ये गुण नहीं है, केतु तो साधु है, संत है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो खराब होगा तो आतंकवादी बन जाएगा, बस समझ रहे बात को, वो आतंकवादी बन जाएगा कि वो कहेगा बम मारूंगा मैं, सबको खत्म कर देता हूँ, टंटाई कर। तो केतु का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर आज आपने ये सूत्र युतियों के लिख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है राहु केतु दोनों से रिलेटेड, जैसे अगर सूर्य और शनि है, साथ में बुध है, इसमें राहु अगर हो और केतु, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा अगर हम इनके साथ चौथे ग्रह की अगर जी अभी क्या समझाया था, मतलब एक तो राहु आ जाएगी, राहु आ गया तो वहां तो राहु बेबॉस है, वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर तब भी अगर शनि है, शनि उसका अभी तो कॉमन सेंस की बात है सोनू जी, सप्तम भाव में शनि बॉस है, फिर सूर्य वहां डूब गया, सूर्य वो डूब ही गया। इसीलिए अच्छा मैंने क्या कर रखा है कि लोग इस बात की तारीफ क्यों करते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि मैं स्टेप से समझाता हूँ, मुझे पता कहाँ तकलीफ आएगी। मैंने शुरुआत वहीं से की कि सबसे पहले भाव देखो कि ये युति किस भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य नीच का है और शनि उच्च का है। तो मैंने क्या कहा, जब सूर्य समझाया कि छठे में, सातवें में, आठवें में, 12वें में, यहाँ तो सूर्य डूब ही गया, क्वेश्चन ही नहीं उठता। राहु बैठे ना बैठे, केतु बैठे ना बैठे, यहाँ तो डूबा पड़ा है। सर लेकिन यहाँ पे राहु की चलेगी कि शनि की चलेगी? तब भी राहु की ही चलेगी अगर सूर्य बुध शनि और राहु हो। कहाँ पर सोनू जी, कहाँ पर? 7th हाउस सर, 7th हाउस जैसे आप बता रहे हो। देखो मैंने अभी क्या समझाया, अगर राहु सूर्य एक साथ है तो ये कहीं बैठ जाओ, चलेगी राहु की। ओके, चाहे उच्च सूर्य तो डूब गए, चाहे पहले खाने में बैठ जाओ सूर्य राहु। सर शनि के साथ, शनि के और राहु की, भगवान शनि क्या बताऊं, शनि उच्च का हो, कंफ्यूज। अब भाई क्या करें, तो फिर भक्ति करो, कंफ्यूजन ना हो। मैं समझाती हूँ, 7th हाउस में शनि उच्च का, ठीक है सर, वहां पे सूर्य तो डूबा है, मरकरी शनि को सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ शनि और राहु अगर है तो इसमें शनि उच्च होने के बावजूद भी राहु की ही चलेगी। यस अच्छा ठीक है। देखो वो तो मैंने क्लियर कट समझा दिया कि राहु विल बी द बॉस। और केतु साथ में होगा तो फिर सर, अगर राहु नहीं केतु है तो फिर आप देखो कि केतु कैसे देखते हैं, केतु में दम कितना है, नहीं है। अच्छा, पर हाँ यहाँ ऐसे में फिर चांस शनि के हो जाते हैं, पर देखना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। केतु कैसे देखते हैं, बृहस्पति, बुध, मंगल, 3 ग्रहों के आधार पर केतु देखा जाएगा, तो वैसे देखो। ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और सर, फर्स्ट जैसे राहुल बोल रहे थे कि फर्स्ट हाउस के बारे में, तो ऐसे मेरा भी एक है, जैसे अगर 2 मित्र ग्रह जुपिटर एंड मार्स आ गए एंड
वीनस और मर्करी आ गए। ऐसे में हम मंगल तो चलो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड जुपिटर, अब जुपिटर और मार्स में से भी मार्स की ही चलेगी, मतलब मंगल की ही चलेगी। क्यों चलेगी सोनू जी? फिर आप भूल जाते, बेसिक मिस्टेक्स करते हो। ये तो देखो किस भाव में है। फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाउस में? हाँ जी, फर्स्ट हाउस में किसकी चलेगी बताइए? मार्स की चलेगी ना, क्यों? क्योंकि उसका वो है, घर है उसको, उसका मतलब कि फिर आपको मनोविज्ञान समझना है ना ग्रहों का। हाँ जी, मंगल हमेशा सूर्य की सुनता है, मंगल हमेशा सूर्य का यसमैन है, और गुरु की वो अथाह रेस्पेक्ट करता है। हाँ जी, तो गुरु वहां पर बैठा है, गुरु वहां पे बैठा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, जी, और मंगल को भी सिंहासन प्राप्त है। नियम के अनुसार दो ग्रह सिंहासन पर बैठ गए, मंगल भी और गुरु भी। और मंगल कहेगा कि गुरुदेव तुम महान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, तुम ऊपर बैठोगे मैं नीचे बैठूंगा, तुम आदेश दोगे वो मैं मानूंगा। यहां मेष राशि वाला मंगल नहीं काम करेगा। ठीक है। लाल किताब की युतियां जो है ना, ये ग्रहों की विचारधारा की युतियां हो। उनको बलाबल कितना मिला है? अगर दो मित्र ग्रह साथ में आएंगे, जैसे यहाँ पर मंगल और गुरु मित्र हो गए, तो आपने ये देखना कौन किसका सम्मान करता है। ठीक है सर। कौन किसका? मान लो सूर्य और गुरु साथ आ गए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पद के सूर्य की अकॉर्डिंग भी, हो जाएगा सर यहाँ पे। नहीं नहीं, सूर्य उच्च का होते हुए भी गुरु जीतेगा फर्स्ट हाउस में। तो भाई पद के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मैं गुरु यही का चीज पद समझा ऊपर रहा होता हूँ। है। गुरु का पद सर्वोपरि होता है। किसके लिए होता है? राजा के लिए, सेनापति के लिए, शनि के लिए। देखो तीन ग्रह गुरु के सामने बहुत झुकते हैं। राजा तो मुकुट तक उतार के रख देता है गुरु के सामने। मंगल उसका यस मैन है। वो कहता है जब राजा ही मुकुट उतार के बैठ गया गुरु जी के सामने, तो मेरी औकात क्या, मैं तो राजा का यस मैन हूँ। तो वो तो गुरु के अवहेलना बिल्कुल नहीं करता। वो कहता है राजा कहेगा अगर मैं नहीं भी मना करूंगा, जब राजा आदेश देगा तो भी करना है, तो मुझे तो काम करना ही है, तो मैं पहले ही मान लूं। मंगल समझदारी दिखाता है, तो पहले हाथ जोड़ के खड़ा है। शनि ग्रह भी गुरु के सामने झुकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, शनि कितना भी उसमें अशुभता क्यों ना हो, तो वो झुकता है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो बड़ा आराम से। और अगर इसमें गुरु के सामने मर्करी, कौन नहीं झुकता? बुध नहीं झुकता। गुरु के बुध सामने सोचता कौन है नहीं नहीं झुकता? है। बुध नहीं झुकता। बुध विल फाइट। बुध गुरु के सामने नहीं झुकता। इसीलिए बुध कौन है? बुद्धि।